लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? जनरेशन ऑफ, अच्छा, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल देखा था, है ना। चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा था सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। देखो, इसमें हमने क्या देखा था कि रेस्टिंग फेज में, है ना, जो आपका एक्जोलिमा होता है, एक्जोलिमा क्या था? मेम्ब्रेन ऑफ, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, है ना। ये जो एक्जोलिमा है आपका, ये तीन कंडीशन थे। क्या आपका इम्परमिएबल था, है ना, इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस। सेकेंड क्या था आपका? परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। और तीसरा क्या था? नियरली इम्परमिएबल टू, इम्परमिएबल फॉर क्या? नेगेटिव प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट, प्रोटीन्स एंड, यही देखा था कल, है ना। अब देखो, इसके कारण क्या हुआ था आपका बाहर में, बाहर मतलब ये कौन सा फ्लूइड है आपका? एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था? Na+ का। और अंदर में किसका था? K+। और इसके साथ इसके अंदर नेगेटिव प्रोटीन था और नेगेटिव फॉस्फेट, है ना। इसके कारण जब कंपैरिजन करके देखा हमने, तो बाहर में स्लाइटली कैसा चार्ज नजर आएगा? पॉजिटिव, है ना। बाहर में कैसा चार्ज नजर आया? स्लाइटली पॉजिटिव। और अंदर में आपका स्लाइटली नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखो, इस पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। ये क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर भेजता और 2 पोटेशियम को एक्सोप्लाज्म में लेके आता है ना। इसके कारण क्या हो गया आपका? बाहर में और ज़्यादा कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और अंदर में और ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि हर बार एक ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? बाहर, है ना। और यह जो ट्रांसपोर्ट है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का, कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये बात हमने कल देख लिया था, ठीक है। अब चलो, जब देख लिया हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो अगला टॉपिक है हमारा आज का, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना। ये एक्शन पोटेंशियल अब जनरेट कैसे होगा, मतलब जब स्टिमुलस मिलेगा तो आपका नर्व इम्पल्स कैसे आपका क्रिएट होगा या जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, हॉकिंग एंड हक्सले proposed the ionic theory to explain the mechanism of nerve conduction. This theory states that the nerve impulse or action potential is an electrochemical change due to differential permeability of neurulima to Na+ and K+ ion। सही बात है। ये जो आपका पूरा आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, वेदर इट इज रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल, तो क्या आपका डिफरेंशियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। और मेनली कौन से दो आयन रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे? सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। When a nerve is stimulated by a threshold stimulus, the membrane becomes several times more permeable to Na+ than to K+। That is, when a stimulus is applied at a site, मतलब पक्की बात, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक एक्सॉन का लेंथ बहुत लंबा है, तो एक्शन पोटेंशियल पूरे एक्सॉन पे थोड़ी जनरेट हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे होगा। तभी तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कंडक्शन की, है ना। तभी किसकी जरूरत होती है? कंडक्शन की। तो हमेशा स्टिमुलस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है, ठीक है। और वहीं पे जनरेट होगा क्या आपका? एक्शन पोटेंशियल। कैसे जनरेट होगा? जैसे ही आपका स्टिमुलस मिलता है, मान लो कि साइट ए पे, कहाँ पे? साइट ए। तो वहाँ पे होता क्या है? हाँ, वहाँ पे आपका होगा क्या कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी आपका चेंज हो जाता है ना। चेंज इन द सेंस
कि वहां पे आपका होगा क्या, रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है सोडियम आयन का, जबकि मेम्ब्रेन कैसा था आपका, इम्परमेबल था। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आएगा, रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा किसका, सोडियम आयन का। मतलब आपका मेम्ब्रेन तब ज्यादा परमेबल हो जाता है किसके लिए, सोडियम के लिए। आ रही बात समझ। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, मतलब वही बता रहा है कि हमेशा एक पॉइंट पे होगा। देखो, तो व्हेन अ नर्व इज स्टिमुलेटेड बाय अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द मेम्ब्रेन becomes several times more permeable to Na plus than to K plus. That is, when a stimulus is applied at a site, for example point A, on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ion, है ना। This leads to a rapid influx of sodium ion into the exoplasm, या क्या बोल सकते हैं, intracellular fluid from extracellular fluid. As a result, the inner side of membrane becomes positively charged at point A. A point पे है ना, बहुत लंबा लेंथ है, और जगह आपका क्या रहेगा, प्लस बाहर माइनस अंदर। लेकिन पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस अंदर और माइनस बाहर, ठीक है। becomes positively charged at point A with respect to outside. This reversal of polarity across the membrane at point A is called depolarization. शुरुआत में क्या बोला था, पोलराइजेशन, ठीक, कहाँ क्या बोला था, पोलराइजेशन। अब क्या हो गया, रिवर्स होता है तो क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डी डीपोलराइजेशन। ढंग से सुन, कोई री बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पहला क्या था आपका, पोलराइजेशन। अभी क्या हुआ, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन Na plus permeability of neurylima axonema increases by 500 to 5000 folds or times due to opening of sodium plus channels, है ना। और एक ऐसा चैनल होता है आपका वोल्टेज गेटेड, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन पे दो टाइप के चैनल होते हैं। आपको ये ट्रांसपोर्ट में बताया था मैंने कि कुछ ऐसे चैनल्स होता है जो हमेशा ओपन होता है ना, और कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वो तभी आपका एक्टिवेट होगा जब कोई स्टिमुलस वहां पे आएगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, वहां पे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद था अभी तक, है ना, यह चैनल ओपन होगा और रैपिड इन्फ्लक्स करवाएगा किसका, सोडियम का, ठीक है। Na प्लस चैनल्स ओपन ड्यूरिंग स्टिमुलस ओनली। ये जो वोल्टेज गेटेड है कब खुलेगा, जब स्टिमुलस आएगा तो ही ओपन होता है। दिस स्टेज डीपोलराइजेशन लास्ट फॉर लेस देन 1/1000 of a second, and so a nerve fiber can conduct about 1000 impulses per second. आई बात समझ, क्योंकि एक एक्शन पोटेंशियल आपका क्या है, 1/1000 ऑफ अ सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने जा सकते हैं, 1000 जा सकता है ना। ड्यू टू रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस, द पोटेंशियल इंक्रीजेज टू +45 MV टू +50 MV, है ना। दिस न्यूली डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference at site A is called action potential. Action potential is in fact termed as nerve impulse. Peak of action potential is called spike potential, जो सबसे highest value होगा, ठीक है। This action potential travels as a wave of depolarization along the length of the nerve fiber in a particular direction and is called nerve impulse. अब अगला क्या दे रहा है आपका, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो अभी तक देखो, ये तो तुमने देख लिया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आगे क्या हुआ, बहुत आसान है, इसमें वो इतनी बातें लिखी हुई है, लेकिन समझने के लिए आपका इतना ही समझना है आपको, ठीक है, कि आपका जनरेट करना है हमें क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो चलो ले लेते हैं, ये मान लो आपका आपका क्या है, एक्सॉन। पूरा नहीं बनाना, एक्सॉन का मेम्ब्रेन है मान लो, ठीक है। चलो, बाहर में कैसा है अभी, पॉजिटिव है, आपका बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में कैसा है, ठीक है। अब यही आपका, ये कौन सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब साइट दे देते हैं अपन, है ना। ये मान लो साइट ए है आपका, कौन सा, ये वाला है आपका साइट ए। ये है साइट, चार सर्कल ले लेते हैं, साइट बी, इधर साइट सी, इधर साइट डी, ऐसा समझने के लिए लो, ठीक है। स्टिमुलस कहाँ लाएगा, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे। तो मान लो कहाँ पे आया स्टिमुलस, पॉइंट ए पे। कहाँ आया, तो एक स्टिमुलस यहाँ पे बना देते हैं अपन, है ना। स्टिमुलस कहाँ आया आपका, पॉइंट ए पे। ये क्या है आपका, जैसे ही स्टिमुलस आया पॉइंट ए पे, यहाँ पे क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। कौन सा आपका, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। इस मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है आपका, वोल्टेज गेटेड
सोडियम चैनल्स। आ रही बात समझ? जैसे ही स्टिमुलस मिला हुआ सोडियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया, और फिर क्या करवाएगा, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो क्या आप जानते हो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या था, ज्यादा था। इस पॉइंट पे, लेकिन कहां पे, पॉइंट ए पे आपका क्या हो गया, रैपिड इनफ्लक्स किसका हो गया, सोडियम आयन का। आई बात समझ? एक मिनट रुक। ठीक है, क्या हुआ पॉइंट ए पे आपका, साइट ए पे रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, अब इस रैपिड इनफ्लक्स के कारण होगा क्या, साइट ए पे, अभी किसकी बात कर रहे हैं भाई, साइट ए, क्योंकि स्टिमुलस कहाँ मिला था, साइट ए पे। यहाँ पे देखो बहुत तेजी से कौन आया अंदर में, सोडियम। कौन आया, सोडियम। इसके कारण साइट ए पे जो मेम्ब्रेन का पोलैरिटी है वह क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, है ना, रिवर्स। दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ? तो अब देखो, अब अगर नीचे अपन इसको दिखाए तो अब कैसे दिखा सकते हैं नीचे, अब ऐसा कुछ है। अब क्या आपका पहले क्या था, रेस्टिंग, रेस्टिंग के बाद अब कैसा कंडीशन हो गया, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, सी एंड डी, क्लियर है। पॉइंट ए पे अभी बाहर क्या हो गया भाई, नेगेटिव, अंदर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ड्यू टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, क्लियर है। दिस इज एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे मेम्ब्रेन का पोलैरिटी रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया ना, बाहर में पॉजिटिव था, अंदर में कैसा था, नेगेटिव। यहाँ पे बाहर में नेगेटिव, अंदर में कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मेम्ब्रेन का पोलैरिटी पूरा क्या हो गया, उल्टा हुआ। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पहला पोलराइज था, पोलराइजेशन था, अब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, डीपोलराइजेशन, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। अब देखो बाकी जगह पे अभी सेम कंडीशन है, बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव, अंदर में, ऐसा ही है अभी बाहर, जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब बाहर अभी भी ये किस फेज में है, रेस्टिंग फेज में। ठीक है, क्योंकि वहां तक स्टिमुलस आपका पहुंचा नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हो चुका है, जनरेट। इस पोजीशन पे आपका जनरेट हो चुका है क्या, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। क्या हो गया, तो जनरेशन कर लिया हमने। जनरेशन के बाद अब क्या करना है हमें, कंडक्शन। क्या करना है, कंडक्शन इस एक्शन पोटेंशियल को, मतलब कि ए पॉइंट से कहाँ भेजना है, बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करके इसके एंड तक जाएगा, और एंड से फिर क्या होगा, ट्रांसमिशन अगले न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में ध्यान दो, यहाँ पे ए से कहाँ भेजना है हमें, बी। और आपको ये बात यही बता दूं मैं, यह जो सारा काम होता है ना, ये सब बहुत क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, बताया तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, है ना। मतलब जो रैपिड इनफ्लक्स आपका सोडियम का हुआ था वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है। इसको तुरंत फॉलो करता है रैपिड एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। इस बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा अलग लैंग्वेज करके देखो क्या बोल रहा हूं मैं। दिस रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इज फॉलोड बाय रैपिड एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। मतलब तुरंत इसको फिर से हमें नॉर्मल करना है ना, तो नॉर्मल करना है तो बाहर में कैसा चार्ज भेजना होगा, पॉजिटिव भेजना होगा ना। बाहर में कैसा चार्ज भेजना होगा, पॉजिटिव। तो तुरंत इनफ्लक्स के बाद तुरंत फॉलो करता है कौन, आपका रैपिड फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ताकि ये फिर से क्या हो जाए, किस कंडीशन में आ जाए, पोलराइज्ड वाले में, मतलब रेस्टिंग वाले में। और दोबारा पोलराइज्ड होगा इसलिए क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। आई बात समझ? पहले देखो, अब दो कारण से आपका रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन मतलब फिर से जो ओरिजिनल कंडीशन था उसको रीगेन करना, ये पोलराइजेशन था ना। अब बोले रीपोलराइजेशन मतलब फिर से क्या किया आपने, ओरिजिनल कंडीशन को अचीव करेगा। ठीक है, उसी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। उसको लाने के लिए दो कारण होते हैं। एक तो बता दिया आपका, तुरंत आपका क्या होगा, रैपिड एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। क्या होगा, रैपिड एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ये तो है। दूसरा जो मेन कारण एक और है आपका, क्या होगा देखो, चार्ज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
और एक क्लोज सर्किट में करता है। ये भी पढ़ा होगा। तो घर में देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वायर टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को फ्लो करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज सर्किट होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है आपको, साइड में बगल में क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है ना। ऊपर देखो तो बी साइड पे, बी पे पॉजिटिव है, ए पे क्या है? नेगेटिव। अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे चार्ज आपका फ्लो करना शुरू करेगा। देखो यह वाला मान लो यहाँ आ गया, आ रही बात समझ? ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर गया? मतलब कहाँ पे? बी पे, पॉइंट बी पे। तो बी पे अब कैसा हो गया? अरे पॉजिटिव है ना, तो बी अब कैसा होता चला गया? पॉजिटिव है ना। इस बी साइड पे जो पॉजिटिव है, सर्किट कंप्लीट करेंगे ना अपन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। बी से कहाँ आएगा? ए पे। तो बी, अब ये क्या हो गया? अब जल्दी बताओ, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा ना, जल्दी बताओ। और बी क्या हो गया आपका? अब चलो इसको दिखा लेते हैं। बी आपका हो गया क्या अब? आपका नेगेटिव। बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव हो गया, और अंदर इसके क्या हो गया? हो गया ना। अंदर कैसा हो गया ये? क्योंकि यहाँ का सारा पॉजिटिव कहाँ फ्लो करके चला गया? बी पे। और बी वाला जो ऊपर पॉजिटिव था वो कहाँ आ गया? ए पे, है ना। तो देखो तो फिर से ओरिजिनल में प्लस ऊपर था और माइनस नीचे, यहाँ प्लस ऊपर माइनस नीचे आ गया। इसको बोलेंगे अपन रीपोलराइजेशन। और जो आपका सिग्नल था ए पॉइंट पे, देखो तो एग्जैक्टली बी पे पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं? सेम यहाँ से अब फिर से क्या होगा? ए वाला पॉजिटिव यहाँ आएगा, ए वाला यहाँ जाएगा, फिर से ये क्या हो गया? रीपोलराइज। और ये क्या हो गया? डीपोलराइज, है ना। फिर से आगे यही होगा, अगला आपका डीपोलराइज होते जाएगा और उसके पीछे वाला रीपोलराइज होते जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कंडक्शन हो जाएगा किसका? क्लियर है? और इसके साथ साथ ये तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ हर पॉइंट पे क्या होगा? फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, मतलब दोनों मिलकर रिपोलराइजेशन में हेल्प करता है। तो चार्ज फ्लो, दूसरा आपका है फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। क्लियर है? यही बातें इसमें लिखा होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एट साइट्स इमीडिएटली अहेड ऑफ साइट ए, फॉर एग्जांपल साइट बी, साइट सी, द एक्सॉन, फॉर एग्जांपल अपन किसका ले लिया? साइट बी का। द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस, है ना। सब जगह पे तो अभी सेम ही होगा। एज अ रिजल्ट, अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोल सकते हैं ना। On the outer surface, current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow. Hence, the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B. Site B has now inner side positive and outer side negative. Clear है? Thus, the impulse generated at site A arrives at site B. The sequence or process is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is, क्लियर है? इसी फेज को, अब अगला फेज क्या है? रीपोलराइजेशन। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम प्लस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, बता ही दिया। तुरंत इसको फॉलो करेगा कौन? आपका फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। दिस रैपिड इनफ्लो या इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयंस। फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, है ना, अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर। Within a fraction of second, potassium ion diffuses outside the membrane from exoplasm to extracellular fluid and restores the resting potential of the membrane at site of excitation, that is site A, and the fiber becomes once more responsive to further stimulation. रेस्टिंग में होगा तब तो अब कोई दूसरा फिर से स्टिमुलस आएगा तो उसको लेने के लिए वो तैयार हो गया फिर से, है ना। दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। 3 फेज आपने इसमें देखा। पोलराइजेशन मतलब वो क्या है? पोलराइजेशन मतलब जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना। और लास्ट में फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन में वापस जाना, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइज। क्लियर है? सेम यही बातें यहाँ दिखाई है, तो इसको बताने की अब जरूरत तो है नहीं, सेम यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है। ए बी सी, ए पे अभी क्या है? सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गया। ए से कहाँ पे? बी, बी से यहाँ पे जनरेशन हो गया किसका? एक्शन पोटेंशियल का। वही सब बातें आपको सारा बताया। फिर यहाँ पे फिर से क्या हो गया? रीपोलराइजेशन। इसके कारण, एक तो चार्ज फ्लो के कारण, दूसरा आपका पोटेशियम के फ्लक्स के कारण। क्लियर है?
A repolarized nerve fiber has the same polarity as that of a polarized nerve but has different ion distribution. है ना, है तो आपका सेम, लेकिन आयन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अब बाहर में कौन पहुंच गया, पोटेशियम, और अंदर में कौन था अभी, सोडियम। आ रही बात समझ। इट हैज मोर K प्लस आउटसाइड एंड मोर Na प्लस इनसाइड। और पोलराइज नर्व में क्या था आपका, मोर Na प्लस आउटसाइड। क्लियर है। द repolarized nerve undergoes a refractive period resting of few milliseconds during which the original ionic distribution is regained with the help of sodium potassium pump. जब वो रेस्ट कर रहा होगा ना थोड़ी देर के लिए, फिर से अपना ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। बाहर में कौन, सोडियम ज्यादा, और अंदर में कौन, पोटेशियम। क्लियर है। अगला आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। हम देख रहे हैं कि दो टाइप के हैं ना हमारे पास, एक माइलिनेटेड, दूसरा आपका नॉन। अब यह देख रहे हैं कि किसमें आपका कंडक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, माइलिनेटेड में या नॉन माइलिनेटेड में। क्या लगता है किसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, माइलिनेटेड में, है ना। तो देखो कंडक्शन की बात जब आप करोगे तो माइलिनेटेड में क्यों ज़्यादा होगा वह अभी देखेंगे अपन। ठीक है, जंप करके जाता है और देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। Propagation of nerve impulse along a non-modulated nerve fiber takes place by local circuits in which a depolarized area causes depolarization of the next area and so on। मतलब कि यह मान लो आपका कैसा है, नॉन माइलिनेटेड। इसमें आपका एकदम लोकल सर्किट, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पहुँचा है। मतलब नॉन माइलिनेटेड में एक एक एरिया को पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे करके पूरा मतलब पाथ को ट्रैवल करना होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कोई जंपिंग नहीं है सिग्नल का, पूरा रास्ते को क्रॉस करके ऐसे जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ट्रांसमिशन होता है नॉन माइलिनेटेड में कैसा होता है, स्लो होता है, क्योंकि पूरे रास्ता को उसको क्या करना है, ट्रैवल करना है। ठीक है। इन नॉन माइलिनेटेड नर्व द आयोनिक चेंजेस आर रिपीटेड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर, सो द एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव। मतलब ऐसा आपका एक वेव की तरह पूरे रास्ता को टच करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं आपसे, बस ये पूछता है कि किस न्यूरॉन में, है ना, माइलिनेटेड में या नॉन माइलिनेटेड में कंडक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा। तो बस उसी को समझाने के लिए बात हो रही है, किस में होगा, माइलिनेटेड में। ठीक है। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द माइलिन शीथ इज इम्परमिएबल टू आयन। वहाँ पे आयन चैनल होगा लेकिन वो इम्परमिएबल होता है, किसके लिए, आयन के लिए। तो आयोनिक एक्सचेंज एंड डीपोलराइजेशन अकर्स ओनली एट पॉइंट्स वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अब वहाँ पे आयन के लिए क्या है, परमिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आपका इधर जा ही नहीं सकता है ना। तो एक्शन पोटेंशियल वहीं पे जाएगा बस जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होगा, और आपको पता है वह कौन सा जगह होता है, नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर पे कौन एब्सेंट होता है, माइलिन शीथ। तो मान लो यह आपका ये न्यूरॉन है ना, यह मान लो कैसा न्यूरॉन अपन देख रहे हैं, माइलिनेटेड, है ना। यह मान लो यहाँ पे कौन सा आपका ये, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच में गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पे क्योंकि आयन के लिए क्या है, इम्परमिएबल, तो वहाँ से सिग्नल तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। यहाँ कौन क्या है आपका, मान लो नोड्स ऑफ रैनवियर। तो सिग्नल मान लो यहाँ है, यहाँ से सीधे जंप करके कहाँ पहुँचा, यहाँ से जंप करके यहाँ से जंप करके यहाँ। बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिग्नल को देखो पूरा रास्ता ट्रैवल नहीं करना होता है, वो जंप मार मार के जा रहा है। ठीक है, इस जंपिंग मूवमेंट को बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी, है ना। आ रही बात समझ। तो बिकॉज ऑफ जंपिंग यहाँ पे जो कंडक्शन का स्पीड होगा वह माइलिनेटेड का कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, फास्ट नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। क्लियर है। तो ionic exchange and depolarization occurs only at points where myelin sheath is absent, that is nodes of Ranvier. So the action potential jumps from one node of Ranvier to the other. This is called as saltatory conduction. Saltier means होता है to leap or jump. Clear है? The conduction of impulse is about 20 times faster in myelinated nerves because myelin sheath prevents loss of energy, है ना। क्योंकि आपका माइलिन शीथ पहले ही बताया था क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो एनर्जी को ये क्या करता है, कंजर्व करता है, एनर्जी को फ्लो नहीं करने देगा इधर उधर, है ना। और ये इम्पल्स को आपका क्या करता है, इंसुलेट करके रखता है, ताकि इम्पल्स बहुत तेजी से क्या हो आगे। बिकॉज इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, एनर्जी को पास नहीं होने देता है। एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सोडियम एंड पोटेशियम पंप विच ऑपरेट्स ओनली एट नोड्स ऑफ
रैनवियर। पक्की बात है, एक तो इंसुलेशन का काम कर रहा है, एनर्जी को बर्बाद नहीं होने दे रहा है। दूसरी बात, सीधे सीधे कहाँ वाले आयन चैनल्स बस एक्टिवेट होंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर वाले। तो आप जानते हो किसी भी चैनल को चलाने के लिए एनर्जी लग चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे, है ना। तो मान लो कि जहाँ पे 20 आयन चैनल चल रहे थे सोडियम पोटेशियम पंप, और जहाँ पे अब 5 ही चलेगा, है ना, तो आप समझो कि एनर्जी कहाँ पे बचेगा, माइलिनेटेड में कि नॉन माइलिनेटेड में, माइलिनेटेड में। क्योंकि माइलिनेटेड वाले में बस कहाँ वाले सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होंगे, सब रैनवियर वाले। क्लियर है। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर। पक्की बात है ना। दैट इज इट इज फास्टर इन थिकर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स which conducts impulses rapidly. In man, the normal speed of nerve impulse is 45 meter per second, but it is about 100 to 125 meter per second in thick modulated nerve fiber. Normally आपका 45 मीटर, लेकिन अगर जिसका माइलिन शीथ क्या है, ज़्यादा थिक है, उसमें सीधे सीधे स्पीड क्या होता है आपका 100 से 125 मीटर पर सेकेंड। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स आर टेम्परेचर, फास्टर इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ड्रग्स एंड। ये फैक्टर याद कर लोगे। ये जो सारी बातें आपने सीखा, इसमें बस 2 ही पॉइंट याद रखने का, कि जो कंडक्शन होता है नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है और माइलिनेटेड में फास्ट होता है। और माइलिनेटेड में क्योंकि माइलिन शीथ होता है, वो इंसुलेटर का काम करता है, और इसलिए वहाँ पे कंडक्शन सीधे सीधे कहाँ होता है, वन नोड ऑफ रनवे टू नेक्स्ट। और इस कंडक्शन के क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलेंगे, सॉल्टेटरी कंडक्शन। बस इतना ही याद रखने का। अब अगला क्या आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है। ये भी बता ही दिया थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने पहले तो, कि आपका साइनेप्टिक नॉब में जाएगा, वहाँ से वेसिकल में जाएगा, उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। और नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस, है ना। टर्म synapse was given by Sir Charles Harrington. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. है ना। अब बात समझो, साइनेप्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, यहां देखो। मान लो ये पहले वाला न्यूरॉन जो सिग्नल लेके जा रहा है आपका, है ना, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे मान लो आपका क्या है, सिनेप्टिक नॉब, इसी को एंड बल बोलते हैं ना। यहाँ से आपका मान लेते हैं दूसरा कौन शुरुआत है, आपका दूसरा न्यूरॉन, है ना। यहाँ पे कौन शुरुआत है, दूसरा। अब हो क्या सकता है, देखो कोई भी सेल है तो इसका मेम्ब्रेन होगा ना, ये पहला है और बाद वाला, इस दोनों के बीच के गैप को अपन बोलते हैं सिनेप्स, है ना। क्या बोलते हैं, गैप को मत बोलो, जंक्शन को बोलो। इसको बोलते हैं जंक्शन को। मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, साइनेप्स, है ना। और जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब होता क्या है, देखो यहाँ है तो इसका ही मेम्ब्रेन होगा, इधर वाला जो न्यूरॉन होगा इसका ही मेम्ब्रेन होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये मान लो कि ये पहला है और यहाँ पे पहला को खत्म किया और यहाँ दूसरा है, मतलब दोनों न्यूरॉन का मेम्ब्रेन आपस में क्या करता है, टच करता है। जो मीटिंग पॉइंट है, इसी मीटिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स। आई बात समझ। ये पहला न्यूरॉन है मान लो, ये दूसरा है, ये दोनों का मेम्ब्रेन हो सकता है आपस में क्या है, बिल्कुल टच करके जो जंक्शन बनाएगा दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। हो सकता है ये दोनों टच ना करे, थोड़ा दूर भी रहे, तो भी इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स, क्योंकि दोनों न्यूरॉन का मीटिंग पॉइंट यही है ना। तो जब टच कर देगा तब वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा अलग होगा तो इसके बीच में जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, तो ये दोनों का जो, देखो जो पहला वाला न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, साइनेप्स से पहले है ना, तो प्री सिनेप्टिक बोलेंगे, और जो बाद वाला होगा उसको बोलेंगे पोस्ट। और ये बात समझ में आई। दो टाइप के अभी साइनेप्स देखेंगे अपन, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। जहाँ पे गैप होगा उसको बोलेंगे केमिकल साइनेप्स, और जहाँ पे नहीं होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। गैप नहीं है तो हमें उस केमिकल की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ, सीधे सीधे सिग्नल पास कर जाएगा इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर गैप होगा मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे केमिकल साइनेप्स, और नहीं होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। क्लियर है। और कैसे बना साइनेप्स पता चला आपको, फ्यूजन ऑफ टू या मीटिंग ऑफ टू मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन ऑफ टू न्यूरॉन्स। दो कंडीशन इसमें देखा, या तो दोनों का मेम्ब्रेन आपस में क्या होगा, टच होगा, तो भी इसको साइनेप्स बोलेंगे। यहाँ पे गैप नहीं है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, या ऐसे हो सकता है, तब इस गैप को क्या बोलेंगे, साइनेप्स, और इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, गैप को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस मीटिंग पॉइंट को बोलेंगे साइनेप्स। क्लियर है। चलो, the two neurons are separated by a small fluid filled space called synaptic cleft, ठीक है। synaptic cleft connects two neurons forming a synapse, बोल सकते हैं ना।
द साइनेप्स इज बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर। एक का एक्सॉन होगा, दूसरा क्या होगा, डेंड्राइट। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन एंड बल्ब या सिनेप्टिक नॉब इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड हैज कैल्शियम चैनल्स। ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड हैज सोडियम चैनल्स। ठीक है। एक का आपका एक्सॉन होगा, एक्सॉन का भी लास्ट में कौन होता है, सिनेप्टिक नॉब। उसके मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, प्री सिनेप्टिक, क्योंकि एक का आपका कौन होगा, एक्सॉन, और दूसरे आगे वाला का कौन होगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट के मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसमें कौन सा चैनल होता है, सोडियम चैनल। व्हेन अ नर्व इम्पल्स reaches the synaptic knob of an axon, the synaptic vesicles release their neurotransmitters in synaptic cleft by exocytosis through the presynaptic brain। पहले ही बता दिया था, सिनेप्टिक नॉब है आपका, बताया था ना कल। क्या होता है, जैसे ही आपका सिग्नल कहाँ पहुंचा है, सिनेप्टिक नॉब में पहुंचता है, इसके अंदर कौन है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, या वेसिकल्स मूव करना शुरू कर देता है किधर, मेम्ब्रेन की तरफ, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इसका फ्यूज, मतलब ये टूटेगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, और अपना सारा केमिकल इस गैप में रिलीज कर देगा। कौन सा गैप, सिनेप्टिक लेफ्ट। आई बात समझ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस ऑन द बेसिस ऑफ सिनेप्टिक लेफ्ट। पहला कौन सा है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। दोनों एकदम बिल्कुल में क्या होगा, एकदम पास में होगा। आई बात समझ। Here the synaptic cleft is 0.2 nanometer wide, and so the impulse gets conducted to the next neuron as the gap between two neurons is very less। सीधा सीधा अगले न्यूरॉन में चला गया, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में गैप लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। उसमें एक्सॉन की तरह ही आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसमें हमें बीच में न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होगी, जैसे आपका एक्सॉन में हो रहा था, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। एक न्यूरॉन से किस में आ जाएगा, दूसरे में। क्लियर है। दूसरा कौन सा है, केमिकल साइनेप्स। एट केमिकल साइनेप्स द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज 2 नैनोमीटर वाइड, यहाँ पे जगह खाली है। These synaptic clefts are fluid filled space, and the fluid is called neurotransmitters। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at chemical synapses। न्यूरोट्रांसमीटर का जरूरत मेनली किसमें पड़ेगा, केमिकल सिनेप्स जहाँ पे होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों में इसकी जरूरत तो यही है, देखो बता दिया आपको। उधर प्री सिनेप्टिक है, इधर क्या आपका पोस्ट सिनेप्टिक। ये दोनों के बीच का गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट को साइनेप्स और जंक्शन, है ना। अब आ गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट अ केमिकल साइनेप्स। बता ही दिया ये भी तो मैंने अब। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा होगा। द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन्स अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। दिस सिनेप्टिक नॉब्स कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स filled with neurotransmitters। When a nerve impulse arrives at axon terminal, मतलब सिनेप्टिक नॉब में, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the presynaptic membrane। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका मेम्ब्रेन है, साइनेप्टिक नॉब का। पहले ही बता दिया मैंने कि जैसे ही आपका स्टिमुलस पहुंचा कहाँ पे, सिनेप्टिक नॉब पे, ये अंदर में किसका मूवमेंट शुरू हो गया, सिनेप्टिक वेसिकल का। कहाँ जाके वो फ्यूज हो जाएगा, सिनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन से, और वो एक्सोसाइटोसिस होगा, उसका टूटेगा, और वहां से सारा फ्लूइड कहाँ पे, सिनेप्टिक लेफ्ट में। तो लिखा, व्हेन अ नर्व इम्पल्स अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the presynaptic membrane, and then these vesicles fuse with the plasma membrane, है ना, और उसका क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, and release their neurotransmitter in the synaptic cleft। The released neurotransmitters bind to their specific chemoreceptors present on the post synaptic membrane of dendrite। बताया था ना कि डेंड्राइट के मेम्ब्रेन पे हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। वह उस न्यूरोट्रांसमीटर को या केमिकल को जो सिग्नल है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्लियर है। दिस बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स टू दियर स्पेसिफिक कीमो रिसेप्टर्स, ऐसा रिसेप्टर जो किसको डिटेक्ट करता है, केमिकल को, कॉजेज द चेंजेस इन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन दैट रिजल्ट्स इन, फिर से क्या होगा, डीपोलराइजेशन, क्योंकि डेंड्राइट वाला मेम्ब्रेन अभी किस पेज में होगा, रिलैक्स वाले में, है ना। जैसे ही उसको स्टिमुलस मिला, एक्शन पोटेंशियल मिला, समझ रहे हो आप, उसका क्या हो गया आपका, डीपोलराइजेशन। दैट इज अ न्यू एक्शन पोटेंशियल ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन इज। क्लियर है।
द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ये भी बहुत जरूरी है ना। दो टाइप के हो सकते हैं कि नहीं सिग्नल। तो नया वाला अगर जरूरत होगा, जो काम अभी मान लो कि चल रहा है, उस काम को कंटिन्यू रखना होगा, तो जो आपका सिग्नल आगे आएगा कैसा होगा, एक्साइटेटरी। अगर उसको रोकना होगा तो कैसा होगा, इनहिबिटरी। ईच सिनेप्टिक वेसिकल हैज अबाउट 2000 to 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, है ना, द नर्व फाइबर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉलिनर्जिक। क्या बोलेंगे, कॉलिनर्जिक। अगर न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है आपका, एसिटाइल कोलिन, तो स्नर्व फाइबर को क्या बोल देते हैं, कॉलिनर्जिक। क्या बोलेंगे, कॉलिनर्जिक। इफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, देन द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एड्रेनर्जिक। क्लियर है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, ठीक है। एट अ सिनेप्स, nerve impulse is always conducted from an axon to dendron and not from dendron to axon, because the dendrites cannot secrete neurotransmitters and axon does not have no receptors. रिएक्शन हमेशा क्या होगा, एक एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट में। क्लियर है। दिस एक्सप्लेन्स वन वे कंडक्शन और यूनिडिरेक्शनल कंडक्शन ऑफ नर्व पल्सेस। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हमेशा कैसा होगा, यूनिडिरेक्शनल। ये सब देखो बेसिक नॉलेज के लिए, बुक में तो नहीं होगा ये सब, है ना, लेकिन नॉलेज के लिए। और इसमें कुछ भी रट्टा मारने जैसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। अभी तक लगा कुछ रट्टा मारने जैसा इसमें नहीं है। कुछ पॉइंट दिमाग में रखना होगा बस, है ना, कि रेस्टिंग फेज में किसका मूवमेंट ज़्यादा है, कौन इम्परमिएबल है, कौन परमिएबल है, बाकी चीज़ें सारा कंसेप्चुअल है इसके अंदर। क्या? बिल्कुल। एक्जॉन, एक्जॉन का जो सिग्नल है सीधा सीधा किसके ऊपर जाएगा, डेंड्राइट के ऊपर जाएगा। वहाँ पे केमिकल की जरूरत नहीं है। काम क्या हो रहा है कि जो स्टिमुलस लेके आ रहा है एक्जॉन आपका, उसी को हम पास कर रहे हैं आगे, है ना, डेंड्राइट को। तो वहाँ पे केमिकल पास कर रहा है, वहाँ पे केमिकल की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। क्यों बाई डायरेक्शनल क्यों होगा, अरे एक्जॉन से ही जा रहा है डेंड्राइट, बाई डायरेक्शनल कैसे हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता है। हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, एक ही साइड में जाएगा। अब आपका टॉपिक क्या शुरू हो गया, सीएनएस, है ना। चलो, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। इसमें जो मेनली हम किसकी बात करेंगे, पहले ब्रेन, उस चीज़ की बात होगी जो आपके पास नहीं है ना। तो सीएनएस में किसकी बात होगी, जो आपके पास नहीं है, मतलब ब्रेन की बात करेंगे अपन। तो देखो, एडल्ट एडल्ट मैन में इसका वेट कितना होता है, 1400 ग्राम, और एडल्ट फीमेल में 1250 ग्राम, और किसी किसी में बिल्कुल नहीं होता है ना। आगे देखो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, है ना, सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होता है, 24 आवर्स रिदम जो आपके बॉडी का होता है उसको बोलते हैं सर्कैडियन। मतलब 24 आवर्स वेक साइकिल होता है ना। जैसे रात होते ही, जैसे ही 1-2 बजे आप उनको नींद आती है, दिन होते ही हमारी नींद क्या होती है, खुल जाती है ना। इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। वो एक ऑटोमेटेड है आपके बॉडी में, है ना, ठीक है। इसी को अपन स्लीप एंड वेक साइकिल भी बोलते हैं। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। समरी ये हो गया कि आपका ब्रेन ही लगभग आपके पूरे बॉडी को चलाता है, ठीक है। आपका हंगर हो, थर्स्ट हो, इमोशन हो, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स। बाकी सब चीज़ तो है, ये तुम लोग के अंदर नहीं है। कहाँ गया इंटेलिजेंस, इसको हटा दो। मेमोरी भी नहीं है, हाँ, दो माइनस कर दो। और बाकी बाकी ये सब तो पूरा भर भर के इमोशन, है ना,
हाँ, थॉट तो हर मतलब ए- वो तो इंडियंस की स्पेशलिटी है, मतलब किससे कुछ भी पूछ लो आपको, कोई भी मुद्दा हो, किसी से पूछो, दो चार व्यूज आपको जरूर देगा वो। और व्यूज ही नहीं देगा, व्यूज ही नहीं देगा, वो पूरा बुलिश होगा, बोलेगा कि यही सही है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया हुआ है कौन, आपका सबसे पहला स्कल, है ना। द ह्यूमन ब्रेन इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, है ना, जो क्रेनियम बॉक्स जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से देखो सब। अब क्योंकि अभी तक जो चैप्टर चल रहा था अभी तक तो मजेदार टॉपिक था, अब आएगा असली मजा इस टॉपिक में, ठीक है, ब्रेन के अंदर। आगे देखो, ब्रेन इज सिचुएटेड इन क्रेनियल बॉक्स ऑफ स्कल विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। मतलब जो क्रेनियम बॉक्स है आपका ब्रेन का, उसमें कितने बोन है, 8 बोन्स है। ये सब नंबर अब याद होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, क्रेनियल मेनिंजेज, या इसको बोलते हैं ब्रेन मेनिंजेज, या सीधा क्या बोलेंगे, मेनिंजेज। मतलब सबसे पहले तो ऊपर से कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, क्रेनियम, क्या आपका स्कल। स्कल के जस्ट नीचे प्रोटेक्शन देने के लिए 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। और तीनों को मिला के अपन बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। meninges is a 3 layers of protective connective tissue or membrane which covers the brain। ये 3 लेयर का होगा प्रोटेक्टिव टिश्यू, कौन आपका मेनिंजेज, जस्ट किसके नीचे होगा, स्कल के नीचे। पहला कौन सा है भाई, ड्यूरा मैटर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ लेयर। ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, एरिकनॉइड। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे कौन है, एरिकनॉइड। इट इज अ वेरी थिन मिडल लेयर मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नॉन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसमें नेटवर्क इसका कोलेजन फाइबर्स का। ठीक है। अब देखो, एरिकनॉइड नाम कहाँ से मिला, स्पाइडर से। एक नेटवर्क की तरह होता है, जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, उसी तरह नेटवर्क बना के होता है, यहीं से इसका नाम आया क्या आपका, एरिकनॉइड। एरेक्निडा अ क्लास ऑफ क्या आपका, आर्थ्रोपोडा, टू विच स्पाइडर बिलोंग्स टू, है ना। तो द नेम इज डिराइव फ्रॉम वेब ऑफ ए स्पाइडर बिकॉज इट शोज अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स लाइक स्पाइडर्स वेब। तो ये बस रेफरेंस के लिए है, बस आपको याद रखना कि पहला लेयर है ड्यूरामेटर, दूसरा है एरेक्नोइड, तीसरा आपका है पायामेटर। द इनरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम and is made up of loose connective tissue. This layer is in contact with brain tissue. सबसे अंदर वाला ये है ना, ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगा, आपके ब्रेन टिश्यू के। इट इज अ हाईली वैस्कुलर। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कौन सा वैस्कुलर है कौन सा नॉन वैस्कुलर। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर तो कौन होगा आपका, क्रेनियम। सबसे ऊपर कौन है, क्रेनियम। दिस वन इज क्रेनियम। क्रेनियम के जस्ट कनेक्शन में कौन होता है, ड्यूरामेटर। कौन होगा, ड्यूरामेटर, है ना। क्रेनियम के जस्ट नीचे होता है कौन सा आपका, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे होता है एरेक्नॉइड, और एरेक्नॉइड के नीचे होता है पायामेटर, और पायामेटर से कौन कनेक्टेड है आपका, ब्रेन। कौन है, ब्रेन टिश्यू। अब देखो, क्या देखो, यहाँ पे क्रेनियम आपको दिख रहा है, और दूसरा कौन आपका, ड्यूरामेटर। अब देखो आप, यहाँ पे आपका है कौन, ये कौन है, एरेक्नॉइड। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, ड्यूरा। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, सब। ड्यूरा मैटर के नीचे है ना, तो क्या बोल दिया, सब ड्यूरल। इसी तरह एरेक्नॉइड और किसके बीच में आपका, पायामेटर के बीच में जो है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। आई बात समझ, उसको बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, इसको बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका भरा होता है दोनों जगह पे क्या आपका, दोनों स्पेस में कुछ क्या होंगे, फ्लूइड होंगे। ऊपर वाले में होगा सब ड्यूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड, या उसको क्या बोलेंगे, वाटर फ्लूइड। लेकिन दूसरे वाले में जो आपका सब एरिकनॉइड स्पेस है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या है, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपके सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है फ्लूइड, है ना। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आई बात समझ। तो मेनिंजेस 3 लेयर, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर।
ब्रेन टिश्यू के कनेक्शन में कौन है, और क्रेनियम के कॉन्टैक्ट में कौन है, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच के स्पेस को, अब ड्यूरल स्पेस उसमें कौन सा लिक्विड है, सीरस लिक्विड या वाटरी फ्लूइड, और एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, अब एरेक्नॉइड स्पेस, और उसमें कौन सा फ्लूइड है, यहाँ देखो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड को क्या लिखा हमने, और पायामेटर आइलिवैन। फंक्शन ऑफ सीएसएफ, पक्की बात है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये सीधा सीधा आपके ब्रेन टिश्यू को या तो पहले क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको मॉइस्चर देगा, उसको नरिशमेंट देगा, उसको शॉक से क्या करेगा, बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करेगा, बचाएगा, यही सब काम है। इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव फ्लूइड, सबसे पहली बात ब्रेन टिश्यू को क्या देगा, प्रोटेक्शन। इट प्रिवेंट्स डेजिकेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, मतलब उसको सूखने से बचाएगा, हमेशा उसको क्या करके रखेगा, मॉइस्ट। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ब्रेन टिश्यू। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बायोएंसी टू ब्रेन टिश्यू, बायोएंसी मतलब उसको लाइट वेट बना के रखना, जहाँ भी लिक्विड भर दो तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड के अंदर कुछ भी होता है तो क्या होता है, लाइट वेट फ्लोट करता है ना, तो बायोएंसी भी देता है कौन, आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब अगला क्या आपका ब्रेन टिश्यू, ये बता ही दिया था आपको, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, याद है ना। तो देखो इसमें ह्यूमन सीएनएस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, पहला को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, जो कहाँ मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, साइटोन या सेल बॉडी, साइटोन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, प्लस कौन से फाइबर होंगे, नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर। इट इज द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फेयर एट द पेरिफेरी एंड इज थ्रोन इनटू मैनी फोल्ड्स, क्योंकि ये जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, वो बहुत थिक होता है, क्या होता है, थिक, तो ये आपके बहुत सारे किसमें, आपका किसमें थ्रोन होगा, फोल्डेड होगा, वो कैसा होगा, फोल्डेड। फोल्डेड में भी जो एलिवेशन होता है उसको बोलते हैं गायराई, क्या बोलते हैं, गायराई, देखो ऐसे होगा ये जो एलिवेशन है ना, ये इसको बोलते हैं गायराई, और जो डिप्रेशन इसको बोलते हैं तलकाई, क्या बोलते हैं, तलकाई। तो एलिवेशन को बोलेंगे गायराई और डिप्रेशन को बोलेंगे सलकाई, ठीक है। इट इज द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द cerebral hemisphere at the periphery and is thrown into many folds. Cerebral cortex contains, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोटर एरियाज, मतलब यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज, यह इंपॉर्टेंट है, मोटर भी होगा, सेंसरी भी होगा, लेकिन ज़्यादा एरिया उसमें कौन सा है, एसोसिएशन एरिया, विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। एसोसिएशन एरिया वह एरिया है जो मिक्स्ड है, ना वो सेंसरी बोल सकते हैं पूरी तरह से, ना उसको मोटर बोल सकते हैं, क्लियर है। अब इसका काम क्या होगा, दिस रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। लाइन एकदम एनसीईआरटी का रट्टा मार जाना, ठीक है। ये जो एसोसिएशन एरिया है इस रीजन में है भाई, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। इसका काम क्या है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो लेके आ रहा है सिग्नल, एक सेंसरी न्यूरॉन से किस में आएगा, दूसरे में, तीसरे में, उसको आपस में क्या करना, कनेक्ट करना, तो एंटर सेंसरी क्या करवाएगा, ये एसोसिएशन, मेमोरी आपका रखने में हेल्प करता है, और कम्युनिकेशन में, कौन एरिया, एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया कहाँ है आपका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, विच इज नाइदर कंप्लीटली सेंसरी और, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, व्हाइट मैटर, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, मेडुला मिलेगा ये, है ना। उसके बाद अगला जो है आपका सीएनएस कैविटीज, आपका ब्रेन हॉलो है, तो सॉलिड नहीं है पूरी तरह से, है ना, उसके अंदर कैविटीज भी होते हैं, और ब्रेन कैविटीज को क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ब्रेन कैविटी जो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। कैविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन वेंट्रिकल्स, दीज आर, और कैविटी है तो इसमें पक्का क्या भरा होगा, फ्लूइड, दीज आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इन ब्रेन, ये ब्रेन का क्या आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है, ठीक है। इट इज 4 इन नंबर, कितने वेंट्रिकल्स आपके ब्रेन में, 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं अपन, लैटरल मतलब इसको लैटरल वेंट्रिकल्स या पैरासेल, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल क्या बोलेंगे, लेटरल या पैरासेल। वन प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना, आप जानते हो ना कि आपका जो सेरेब्रम है उसको कॉर्पस कैलोसम नाम सुना होगा, सुना है,
आपके सेरेब्रम को कॉर्पस कैलोसम 2 पार्ट में डिवाइड करके रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में है ना, इसी सेरेब्रल हेमिस्फेयर में कितने सेरेब्रल हेमिस्फेयर होंगे? 2, है ना। तो एक वाले में एक आपका फर्स्ट वाला और दूसरे वाले में सेकंड वाला। तो पहला कैविटी आपका ब्रेन का कहाँ मिलेगा? सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है भाई? सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। आई बात समझ? वन वन इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इसका नाम क्या है? पैरासिल। क्या नाम है? पैरासिल। थर्ड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायोसिल। पहले दूसरे को क्या बोलते हैं? पैरासिल। थर्ड को क्या बोलेंगे? डायोसिल। नाम ही बता रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा? डायनसेफेलॉन। कहाँ पे? डायनसेफेलॉन में। समझ जाओगे क्या होता है डायनसेफेलॉन, ठीक है। प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। फोर्थ वेंट्रिकल इज कॉल्ड मेटासिल या मायोसिल, प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बात समझ में आई? फोर्थ वेंट्रिकल क्या बोलते हैं अपन? मेटासिल या मायोसिल, प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देखो आपको पूरे ब्रेन का यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट, ये देखो यहाँ आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर बटा हुआ है ना, 2 पार्ट में। पहला वेंट्रिकल मतलब पहला कैविटी का है फर्स्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, सेकंड का है सेकंड वाले। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो वेंट्रिकल्स है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पैरासिल, इट इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्लियर है? उसके बाद आते हैं किस पे अपन? थर्ड। थर्ड कहाँ पे है आपका? डायनसेफेलॉन में। कहाँ पे? डायनसेफेलॉन, है ना। और फोर्थ कहाँ है आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहाँ है? मेडुला। अब आपस में सारे वेंट्रिकल्स कनेक्टेड हैं। क्या है? कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड किससे कनेक्टेड होगा? थर्ड से। और थर्ड और फोर्थ किससे कनेक्टेड होगा? थर्ड किससे कनेक्टेड होगा? फोर्थ से, है ना। फर्स्ट सेकंड किससे? थर्ड से। और थर्ड किससे? फोर्थ से। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड से कनेक्ट करने वाला एक ओपनिंग होता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनेरो। मोनेरो। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विथ एन ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनेरो। क्लियर है? इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विथ अ ट्यूब और डक्ट कॉल्ड एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। क्या बोलते हैं? एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, या इसी को आइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटर। ITER। क्लियर है? अब अगर ढंग से आप देखोगे अभी, क्योंकि ब्रेन का पूरा आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। देखो अपन रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं बस अभी, है ना। तो कैसे कैसे आपका क्या होता है कि ऊपर में आप जानते हो कि सबसे पहले कौन सा ब्रेन होगा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सैरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो देखो एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ताकि आपको लोकेशन पता चले पहले, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले अपन कौन बना लेते हैं ऊपर में? ये मान लो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब जो आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में कौन कौन होता है? सबसे पहले सेरेब्रम। कौन होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम के जस्ट उसी में सेरेब्रम किसको रैप करके रखता है भाई? डायनसेफेलॉन को। किसको? इसी के अंदर कौन मिलता है आपका? डायनसेफेलॉन। और ये 2 आपके पार्ट में बटा होता है। कौन आपका? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मतलब सेरेब्रम है 2 पार्ट में। फोर ब्रेन में कौन कौन आता है आपका? आता है बहुत सारा, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी मैं रिप्रेजेंट सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद इसमें आता है आपका डायनसेफेलॉन, है ना। अब डायनसेफेलॉन क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 लोब है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपन थैलेमस। क्या बोलते हैं? और ये है आपका हाइपो। हाइपो। जबकि अपन डिटेल में देखेंगे थैलेमस मतलब डायनसेफेलॉन में यही नहीं आता है। डायनसेफेलॉन में आपका थैलेमस होगा, सब थैलेमस होगा, एपिथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही आपका, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो ऊपर कौन है आपका? मतलब सेरेब्रम। सेरेब्रम किसको रैप करके रखता है आपका? थैलेमस एंड, थैलेमस एंड, यह किसका पार्ट हो गया? आप फोर ब्रेन का। अब आते हैं किस पे? मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही रिप्रेजेंट करता है मेनली किसको? मिड ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पे देखो हम ऐसे 4 आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ आपका दिखा रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मतलब 4 होता है ना, तो यही आपका दिखाता है क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद कौन होगा? हिंड ब्रेन, है ना।
हिंड ब्रेन में सबसे पहला कौन होगा? सेरेबेलम, है ना। देखो यहाँ पे होता है पॉन्स, कौन है आपका? पॉन्स से कनेक्टेड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और सेरेबेलम ऐसा साइड में होता है। आई बात समझ? सेरेबेलम कहाँ होता है? साइड में। तो आप देखो, और यहीं से आपका निकला होगा कौन? आपका स्पाइनल कॉर्ड। कौन होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ऊपर में फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम प्लस डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके बाद पॉन्स वरोलाई, या पॉन्स वरोलाई भी बोलते हैं या पॉन्स बोलते हैं। पॉन्स वरोलाई, ये क्या बोलेंगे? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और साइड में कौन है आपका? सेरेबेलम। आई बात समझ? और यहीं से आपका कौन है? आपका स्पाइनल। क्लियर है? ठीक है। तो अभी तुम देख रहे थे, ये बताने का मतलब ये था कि जो सारे वेंट्रिकल्स आपने देखा, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स अब आपको समझ में आएगा। पहला कहाँ है? सेरेब्रम में। पहला कहाँ है? सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद दूसरा कहाँ है? डायनसेफेलॉन में। कहाँ पे? मतलब थैलेमस हाइपोथैलेमस के पास, है ना। और थर्ड आपका कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, तो कनेक्ट करने के लिए जो थर्ड और फोर्थ को कौन कनेक्ट करता है? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। तो एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस को किसको किसको क्रॉस करना होगा? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद पॉस, पॉन्स वरोलाई, और उसके बाद इसको मिलेगा ना कौन आपका? अभी तो देखा ना, ये देख, ये कहाँ प्रेजेंट है आपका? थर्ड कहाँ प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन, मतलब कहीं कुछ यहाँ पे है। थर्ड वाला आपका कहाँ? मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको, जो फोर्थ है कहाँ पे है? यहाँ पे है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है आपका, है ना। तो जो एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस है वो किसको क्रॉस किया? पहले मिड ब्रेन को, फिर किसको क्रॉस किया? पॉन्स को, तब फाइनली कनेक्ट किया किसको? क्लियर है? तो कितने वेंट्रिकल्स ब्रेन में भाई? 4, है ना। वेंट्रिकल्स मतलब कैविटी। फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड पैरासिल, थर्ड इज कॉल्ड डायोसिल, एंड फोर्थ is called meta या myosil. First, second ventricles is connected with third one with the help of an opening called foramen of Monero, and third is connected with fourth with the help of a duct called aqueduct of Sylvius or iter. Clear है? यहाँ लिखा हुआ iter में it crosses mid brain and pons varolai. Clear है? First and second ventricle is connected with third ventricle with an opening called foramen of Monero. Third and fourth ventricle is connected with the help of a duct called aqueduct of Sylvius. Cavity of a spinal cord is called central canal या spinal canal या है ना। तो स्पाइनल कनाल अभी देखा, उसके बीच में जगह खाली था कि नहीं? उस कैविटी को क्या बोलते हैं अपन? स्पाइनल कनाल या सेंट्रल कनाल या न्यूरोसील। दिस कैविटी आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स। अभी याद रखने का, जो भी कैविटी आपने पढ़ा अभी तक, है ना, स्पाइनल कॉर्ड का कैविटी को क्या बोला? सेंट्रल कनाल, न्यूरोसिल या सेंट्रल कनाल। इसी तरह ब्रेन वाले कैविटी को क्या बोला? वेंट्रिकल्स। उधर पढ़ा ना 4, है ना। अब देखो, सारे कैविटी को एक स्पेशल सेल लाइन करके रखता है, मतलब सारे कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? आपके सेल्स। मान लो ये कैविटी है, ये सारा कैविटी है, मान लो ये कैविटी है, इस कैविटी को कौन सेल आपका लाइन करके रखेगा? एपेंडाइमल सेल। और यह सेल क्या सेक्रेट करता है? है ना, ठीक है। दीज कैविटीज आर लाइन बाय एपेंडाइमल सेल्स which secretes CSF. So all cavities are fluid filled cavities. क्लियर है? बोलो। अब अपन देखेंगे आगे का सारा पॉइंट कल, ठीक है। इस पॉइंट को देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ द एक्सचेंज ऑफ आयंस डू नॉट टेक प्लेस। ये बता ही दिया पहले भी, है ना, कि माइलिन शीथ जहाँ होगा वहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं हो सकता है। इसके कारण वहाँ पे कंडक्शन का स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। माइलिन शीथ पार्ट ऑल्सो हैज सोडियम पोटेशियम चैनल्स, बट शीथ डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ आयंस. So when the impulse reaches to one of the nodes of Ranvier, which also has sodium and potassium channels, it leads to generation of action potential. At that point, है ना, generated action potential is very high and it leads to the opening of sodium potassium channel of the next node of Ranvier. So the impulses is directly jumping from one node of Ranvier to the next node of Ranvier, and this jumping is called saltatory movement, and the impulse conduction shown by myelinated nerve fiber is called saltatory कंडक्शन। पहले ही बता ही दिया था, इतना ध्यान रखने की जरूरत इसको नहीं है। सीधी बात, माइलिनेटेड फाइबर में आपका क्या होता है? जो मूवमेंट होता है कैसा होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन, मतलब सीधा सीधा नोड ऑफ रैनवियर में ही एक्शन पोटेंशियल जंप करके आगे बढ़ता है, ठीक है। स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज 120 मीटर पर सेकेंड, बट इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स the impulse conduction
हैज टू ट्रेवल द एंटायर डिस्टेंस, दस द इम्पल्स कंडक्शन स्पीड इज 15 to 20 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे 120, यहाँ पे सीधा क्या है 15 to 20। अब कल देखेंगे अपन ब्रेन पार्ट्स। ब्रेन को ही अपन क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन। और ब्रेन आपके सीएनएस का कितना परसेंट बनाता है, 98%। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबका अलग अलग नाम जो है वो भी आपको याद रखना है। फोर ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेन सेफेलॉन। मिड ब्रेन को बोलते हैं मेजेन सेफेलॉन। और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्वेन। क्लियर है। चलो तो यहां से देखेंगे अपन